कि मैं फला चौराहे पर आ रहा हूँ, आप लोग निकल के आइए, लेकिन वाह वाह वाह, बात से मुकर गए वो। तो मैंने 4 मिसरे ऐसे ही कल कहे, वो पढ़ता हूँ फिर आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि हमारे दर्द में गम में फटकने तक नहीं आए। पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आप सबसे। कि हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए, वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए, वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए। कहाँ शुक्रिया। हालांकि मशारों की रिवायत नहीं है, लेकिन नोटबंदी के जमाने में कोई 10 रुपए की नोट है तो लगता है कि 2000 की नोट है। इनकी मोहब्बत को सलाम चचा को। हालांकि चचा एकदम बिल्कुल जिल्ले इलाही वाले मोड में है और वो सोच रहे हैं कि सामने अनारकली है, लुटा दो जो भी लुटा सको। तो इनकी मोहब्बत को सलाम, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। ये मशारों की रवायत नहीं है, ये फिरोज भाई के चुनावी खाते में जमा किया जाए और अगर इससे 2 वोट भी आ सके तो मुझे लगेगा कि मेरा आना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए, कहाँ तो कह रहे थे मुझको फांसी पर चढ़ा देना, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए। बहुत शुक्रिया। एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग वो बैठे हैं जो कह रहे हैं कि वंस मोर वंस मोर। इसी चक्कर में देश 125 करोड़ की आबादी वाला हो गया। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक ही बार में काम चला लें आप सारे लोग, और एक बार में ना समझ में आया तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो लोग सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं उन्हें दूसरी बार में भी नहीं समझाया जा सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा सुना सकूं आपको, चूंकि वक्त बहुत लिमिटेड, बहुत कम है। मैं पढ़ता हूँ साहब, दुआएं मांगता हूँ। फिरोज भाई को बहुत मुबारकबाद। इनका नाम फिरोज शाह है। मैं आकर के बाहर बोर्ड पर जब फिरोज और बाद में शाह पढ़ता था तो मुझे बार बार अमित शाह साहब याद आ जा रहे थे। शाह नाम बड़ा खतरनाक सा है, लेकिन फिरोज भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मोहब्बत वाले। रात के 2-2, 3-3 बजे फोन करके ये कहा करते थे कि इमरान भाई कब पहुंच रहे हैं, किस फ्लाइट से पहुंच रहे हैं। इनकी मोहब्बत को सलाम। और मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। 2016 यकीनन संजय भाई बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, लेकिन आखिर में जो आखिरी हफ्ता था, एक खुशखबरी खासतौर से मुंबई और पूरे देश को, कि करीना और सैफ को एक बहुत प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, उसकी मुबारकबाद खास तौर से। हालांकि भक्तों ने उसके नाम पे बड़ा बवेला मचाया, पूरे देश में सोशल मीडिया पे ट्रोल करवाया। तैमूर नाम पर यह कहा गया कि चूंकि तैमूर नाम बहुत जालिम बादशाह का नाम था तो इस बच्चे का नाम क्यों रखा गया। मेरा अपना मानना है कि नाम में बहुत कुछ नहीं हुआ करता है, वरना नामों का अगर इतना ही असर हो तो निर्भया का जिसने बलात्कार किया उस दरिंदे का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम नाम रखना बंद कर दिया जाए? ऐसा तो नहीं होता, नामों का कोई असर नहीं होता। हो सकता है ये बच्चा बड़ा होकर के तैमूर नाम के मायने बदल दे। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। वो एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर आई थी, करीना ने अपनी बिल्कुल गोद में बच्चे को लिटा रखा है, 1 दिन का मासूम सा बच्चा, और पूरे देश में मच रहा बवेला। मैंने 4 मिसरे कहे, मैं उस बच्चे को देख रहा था, उसके चेहरे के रंग देख रहा था और ये मिसरे हो रहे थे। अगर सच्चे लगे तो दुआ देना। मैं पढ़ता हूं साहब कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। हमारे बहुत लोकप्रिय असलम साहब आ चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार ताली बजा करके उनका इस्तकबाल करें आप। उनका खैर मकदम है, उनका स्वागत है। मैं इस वक्त माइक पर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ही ये रस्म निभा दूं। मैं पढ़ता हूं साहब, बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने
चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। और देश में जो बिल्कुल ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश और जिस तरह से देश परेशान है, संजय भाई रात के 8 बजे एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से छोटे बच्चे ने झांक करके पलट के मां से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो मां ने कहा कि बेटा सही से देख, वो दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे। 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, बैंक की लाइन से आज लौटे हैं, दाढ़ी पड़ गई होगी। ये हालात पैदा कर दिए गए हैं साहब। कतार है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। कतार ऐसी लगी हुई है कि गांव में एक आदमी लाइन में खड़ा था, पड़ोस से गुजर रहे एक साथी ने उससे कहा कि क्यों भाई, बैंक तो शहर में है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में ही है, मैं लाइन में हूं, लाइन गांव तक आ गई है। ये हालात पैदा करके रख दिया गया है देश में। और हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिन्हाज मिला, हम मिन्हाज के लिए रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल दिया गया। हम भोपाल का मातम करते रहे कि कतारों में 115 से ज्यादा लोगों की मौत हमारे हिस्से आई। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि जिन चीजों के लिए या तो मैं बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं वो सुना रहा हूं तो मेरे साथ खड़े हो जाइएगा। मैं संजय भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। तर्क भी कैसे कैसे संजय भाई गढ़े जा रहे हैं कि देश हित में अगर सेना का जवान सरहद पर खड़ा रह सकता है तो देश हित में आप कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते। हमारे प्रतापगढ़ में एक आदमी ने ऐसे ही लाइन में लगे हुए लोगों के बगल में आके कहा कि देश हित में लाइन में लगे रहिए, जब देश हित में सेना का जवान सरहद पर खड़ा रहता है। वो तगड़ा पहलवान टाइप का आदमी था जो लाइन में लगा था, सुबह से कूद रहा था। गुस्सा आया, उसने पलट के भक्त को कूट दिया, कस के कूटा। तो भक्त ने कहा भाई आप तो हिंसा पे उतारू हो गए, मैं तो बस मोदी जी की बात आप तक पहुंचा रहा था। तो उसने कहा मैं लाइन में लगा रह सकता हूं अगर सेना का जवान सरहद पर खड़ा रह सकता है, लेकिन सेना का जवान देश की हिफाजत के लिए देश हित में अपने सीने पे गोली भी खा लेता है, तो क्या तुम 10-20 लाख भी नहीं खा सकते देश हित में? जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जा रहा। ये बहुत एक अच्छी बात है, एक बदलाव की शुरुआत भी है। और मैं तो एक बात कहता हूं संजय भाई की देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने थोड़ी ले रखा है। हम खड़े रह सकते हैं देश हित में कतारों में अगर देश का वाकई भला होने जा रहा हो, लेकिन 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनने वाले हमें यह थोड़ी बताएंगे कि देश हित क्या होता है। अगर देश हित अवाम निभा रही है तो देश आप क्यों नहीं निभाते? अगर सरहद पर सेना का जवान कई दिन तक
बिना वर्दी बदले, बिना कपड़ा बदले सरहद पर देश की हिफाजत के लिए खड़ा रह सकता है, तो आपको क्या जरूरत आन पड़ती है कि गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 घंटे के 3 भाषण में आप 3 कपड़ा बदल करके देश के सामने आते हैं। आप भी तो उस सैनिक से कुछ सीखिए, तब तो मैं मानूं कि देश हित आप भी निभा रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। दानिश भाई दुआएं मांगता हूं इन मिसरों पे। कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इसी तरह से आप दाद देते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। क्या और थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो, जो दोस्त खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, थोड़ी सी आपकी भी तालियां वालियां बजे, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो बेहतर रहेगा। अच्छा, नई नस्लों से आप सिर्फ गुजारिश ही करके ताली बजवा सकते हैं, वरना ये नई नस्लें इतनी बदमाश हो गई हैं, इतनी समझदार और इतनी सलीके की हो गई हैं कि कब ये औरंगजेब बन जाए और आपको शाहजहां बना दे, कोई भरोसा भी नहीं है साहब। इसलिए इनसे प्यार से काम निकालिए, इनसे गुजारिश करिए। वो नई नस्लों का मसला ये है संजय भाई कि एक बच्चे ने अपने बाप को सामने बिठाया और अपने बाप से कहा कि पिताजी मेरी फेसबुक पर 15 फर्जी आईडी है। तो बाप ने कहा क्या करते हो तुम 15 फर्जी आईडी से? तो उसने कहा मैं मोदी जी का बहुत भक्त हूं, मोदी जी के बारे में सोशल मीडिया पे जो कोई कुछ गलत शलत बोलता है मैं उसे अलग अलग फेक आईडी से गाली देता हूं। तो बाप ने कहा अच्छा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा वो जो पिछले 2 महीने से आप कोमल भाभी को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। ये है नई नस्ल। इस नई नस्ल से आप प्यार से ही पेश आइए, वरना आप पार नहीं पा सकते। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं नई नस्लों से भी आपकी शिरकत हो। वह एक बच्चे के टीचर ने बच्चे के बाप को फोन किया स्कूल से, बोला आपका बेटा इतना शैतान है, इतना शैतान है, ऐसी तस्वीरें बनाता है वो इतनी जिंदा मालूम पड़ती है कि धोखा हो जाता है। आज उसने 2000 की नोट जमीन पर बना दी, मैं धोखा खा गया, उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि आपके तो खाली नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूं। तो टीचर ने कहा अरे आपको क्या हुआ? बोले इतना शैतान है कि परसों उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, चूमने के चक्कर में मैं आईसीयू में आ गया हूं। तो ये है आप इससे पार नहीं पा सकते, बस इनसे मोहब्बत से गुजारिश करके आप काम निकाल सकते हैं। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे साहब कि चाय चाय करते थे। देखिएगा 2014 और 2016, और यहां बैठे सारे लोगों से एक सार्वजनिक तौर पर एक गुजारिश करता हूं कि आने वाले वक्त में कहीं भी किसी भी चाय की दुकान पर किसी बच्चे को काम करते देखें तो उसे मना कर दें, रोक दें, ताकि वो आने वाले वक्त में देश का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। अगले मिसरे में पहुंच जाइएगा तो दुआ दीजिएगा। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली से तकरीबन मेरा ख्याल है 1500-1600 किलोमीटर दूर खड़ा होकर के
एक शायर बड़ी मासूमियत से ये मिसरे पढ़ रहा है, आपकी दुआएं शामिल हो, इंशाल्लाह ये मिसरे सच्चे जरूर होंगे। मैं पढ़ रहा हूं साहब कि जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, 3 साल बाकी है आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल ताजा सी नज़्म सुनाता हूं जो इस बीच बहुत सुनी जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए हो सकता है कुछ दोस्तों तक पहुंची भी हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि नए अंदाज में आपको सुनाऊं और आप उसी तरह से मोहब्बत दें। मैं बिल्कुल आज के हालात पर, और इसी बीच 2 नई नोट और आई है, मैं खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और इसे तो झुक के लेना बनता है। ठीक, उनके जज्बे को सलाम। उन्होंने आके यही कहा कि इमरान भाई मेरा एक हाथ है, फिर भी मेरी मोहब्बत है कि मैं आप तक आया हूं, और ये उन्हीं के इस जज्बे की कद्र थी कि मैंने झुक के उसे लिया भी। हाँ, मैं वो भी सुना दूंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक नई सी नज़्म आपको सुनाता हूं कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। 52 दिन पहले रात के 8 बजे स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा नमूदार हुआ और उसने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट रद्दी हैं, कागज का टुकड़ा है। हालांकि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, उन्हें ये कहना चाहिए था कि आज से ये अमान्य है, आप इन्हें बदल करके दूसरे नोट ले सकते हैं। लेकिन शौक दिया जाता है, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुलाया जाता है, ऐसा लगता है जैसे अटैक करने जा रहे हो किसी मुल्क पर। सच्चाई यही थी कि वो देश के आम आदमियों की जेब पर अटैक करने जा रहे थे। मैं पढ़ता हूं साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अगला मिसरा सच्चा लगे तो पीछे तक के हाथ उठ जाए। महाराष्ट्र वालों, मुंबई वालों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि नोटबंदी के 40-42 दिन तक 500 रुपए के पुराने नोट से डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन उस 500 के पुराने नोट से सब्जी नहीं बिकी, अनाज नहीं बिका, दूध नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी किसानों की है। समझिएगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं साहब कि लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कहते पेटीएम करो, डीजल और पेट्रोल का पैसा पेटीएम करके दो। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कभी सवाल पूछिए कि मैं जब से बड़ा हुआ हूं तब से मैं पेट्रोल टंकियों पर एक स्लोगन लिखा देखता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, विस्फोट हो सकता है। आप बताइए, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा तो पेटीएम कैसे होगा? क्या बात है, कमाल की जाहिलियत है, इसे और क्या कहा जाए। मैं पढ़ता हूं साहब कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है।
और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आधिकारिक आंकड़ा है पिछले 14-15 दिन पहले कि अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान। आते ही 1,14,000 करोड़ रुपए अपने उद्योगपति दोस्तों का माफ कर दिया। और आप सोचते हैं कि आम आदमियों की सरकार है, किसानों की सरकार है। भक्तों की आंखों से काश चश्मा उतर सके कि आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। संजय भाई, वो आदमी रिश्तों का किस तरह इस्तेमाल करता है, कितने शातिर दुश्मन से पाला है आपका। तो जब उसे लगता है कि वो घिर गया है तो वो शख्स अपनी 97 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगने के लिए भेज देता है। मैं सलाम करता हूं राहुल गांधी को कि जिस शख्स ने अपनी मां को लाइन में लगने के बजाय खुद लाइन में लग करके 4,000 रुपया निकलवाया। सलाम है राहुल गांधी को। लेकिन उस शख्स को आप सोचिए कि 97 साल की बूढ़ी मां चली गई लाइन में लग करके ताकि देश को एक ड्रामेटिक मैसेज दिया जा सके। और हद तो यह है कि जिस दिन उनकी माता जी ने 4500 रुपए निकाले, उसी शाम से लिमिट घटा करके 2,000 कर दी गई। मतलब आपकी माता जी निकालें तो 4500 और हमारी माता जी निकालें तो 2,000। कमाल की नाइंसाफी है साहब। मैंने उसी दिन एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर। पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। 100 से ज्यादा मौतों की अब किसकी जिम्मेदारी है। 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 15-20 मिनट अभी मेरे पास है, मैं आऊं जाऊं और अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं, ये भी अच्छा नहीं। मुझे भी पता है कि आप सुनना चाहते हैं और मैं भी सुनाना चाह रहा हूं। मैं दो 3 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं जिसके लिए तमाम दोस्तों का हुक्म है, तमाम बड़े बुजुर्गों का हुक्म है। नजीब की नज्म के लिए मुझे खास तौर से कहा गया है, मैं वो जरूर सुनाता हूं। लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। 29 जवानों को लेकर के सेना का एक विमान पिछले तकरीबन 3 महीने से लापता है। 29 जवानों को लेकर। हद तो यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पूरे देश में पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाला कोई भी शख्स उन 29 जवानों के बारे में बोलने तक को तैयार नहीं। 19 जवानों को हमने उरी में शहीद करवाया, हमने उरी में 19 जवानों को खो दिया। मैं सलाम करता हूं इन जवानों की शहादत को जिन्होंने अपनी लाशें बिछा करके उस नींव के ऊपर हिंदुस्तान की इमारत को मजबूत रखा है। मैं सलाम करूंगा साहब। लेकिन आपको याद होगा कि राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बात करने वाला कोई भी शख्स
इन तमाम शहीद हुए जवानों की अंतिम यात्रा में कंधा देने तक नहीं गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। पूरे यूपीए के शासनकाल में, पूरे कांग्रेस की पिछली 10 साल के हुकूमत में उतने सैनिक नहीं शहीद हुए थे जितने पिछले 2.5 साल में शहीद हुए हैं। और बेशर्मी की हद तो यह है कि 5 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री महोदय ट्वीट करके देते हैं। सोचिए अगर वही मुबारकबाद आमिर खान, शाहरुख खान या किसी इमरान प्रतापगढ़ी ने दी होती तो अब तक वो पाकिस्तान का टिकट पा चुके होते। आप सोचिए सियासत के ये जो 2 चेहरे हैं, इन्हें सोचिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। संजय भाई भी आजकल सियासी बातें करते करते कड़वे हो जाते हैं, तो मुझे भी लगता है कि इनका थोड़ा सा असर मैं अपने ऊपर लूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। जरा सा जुड़िएगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। संजय भाई मैं हिम्मत करता हूं, कल मुझे दिल्ली रहना है नजीब के एक प्रोटेस्ट में, इंशाल्लाह वहां भी मैं ये मिसरे पढ़ूंगा। आप दुआ दे के भेजेंगे तो और हिम्मत के साथ पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, जाए आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। एक सुझाव देता हूं साहब, कहां गए वो पुराने लोग, कहां गए जो चीख चीख करके बोल रहे थे। इमरान बतौर सलाह ये मिसरे पढ़ा है, थोड़ा सा वॉल्यूम अगर बढ़ सके तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि बड़ा शोर बजा है। तो मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए कि साहिब रोशनदान की बात करते हैं, एक कश्मीर संभाल नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। मिस्र सुनिएगा कि भारत मां की तारे कहां गए। बदलाव तो हो रहा है संजय भाई। बहराइच में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा 21 डिग्री टेम्परेचर होते हुए भी। ये कहा गया कि कोहरा बहुत ज्यादा है। मुझे तो हैरत है, वायुसेना का हेलीकॉप्टर जो -3 डिग्री टेम्परेचर में, -3 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में उतर गया था, वो 21 डिग्री टेम्परेचर बहराइच क्यों नहीं उतरा? सिर्फ ले क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था। लेकिन ये पूर्णबंदी का कोहरा है साहब, ये जल्दी छटने वाला नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया पे कार्टून शेयर हो रहा है कि साहब नहीं खड़े हैं, छोटा काली दाढ़ी तो खड़े हैं, और वो साहब से कह रहे हैं कि साहब ने भीड़ तो बहुत इकट्ठी कर ली है, लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो दुआ देना कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना